नमस्कार साथियों, प्रियदर्शी आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लासेस हम आप सभी के लिए ठीक शाम 6 बजे अपलोड करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं ताकि आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की जो कंटेंट है वो भरपूर कंटेंट मिले और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिले और आपकी तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित हो। इसलिए हम प्रियदर्शी आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए यहाँ संघर्ष करते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, ये सभी के सभी बच्चे इस चीज़ को सीरियसली लेंगे कि करंट अफेयर्स का जो रोल होता है आज के टाइम में मल्टी डायमेंशनल हो गया। ठीक है, जब किसी चीज़ का मल्टी डायमेंशनल और एक अनरीचेबल पॉइंट हो जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सेलेक्टिव नेचर करने के लिए। जब सिलेक्शन करने लगते हैं कि हम करंट अफेयर्स के टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक को ऐसे सेलेक्ट करें जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो वही सिलेक्शन हम यहाँ करके आपको उसके सारे के सारे जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पे उठाते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए वो जो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस से करंट अफेयर्स का जो दायरा है, उससे अगर कहीं भी एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछता है तो तुरंत ही पूरा हो जाए और आपकी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर स्टेट रिलेटेड या फिर वनडे एग्ज़ाम, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं उससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चे हम आप सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें करें, आप सभी की तैयारी अच्छी हो। हम ये आशा करते हैं कि आप सभी के लिए ये जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित हो, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर करंट अफेयर्स के कैसे नज़रिया देखने का तरीका क्या है। अगर सपोज करिए कि कोई न्यूज़पेपर में अगर कोई करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस है एग्जामिनर भी पढ़ता है, हज़ारों लाखों बच्चे भी उसी कंटेंट को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो बात यहाँ आती है कि करंट अफेयर्स में उस टॉपिक को रिलेटेड एग्जामिनर का क्या अप्रोच है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर वहाँ यही सोचता है कि इस बच्चे को पढ़ने वाले लोग तो लाखों में होंगे, मिलियन में होंगे, लेकिन अब हमको इसी टॉपिक को लेकर किस प्रकार के कंटेंट को डिराइव करना है ताकि हमारा एस्पेक्ट भी पूरा हो जाए और घटना में जो चर्चा में है हाल ही के, बच्चा ये भी ना कह पाए कि हाँ ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है। तो चर्चा में तो थी क्वेश्चन, लेकिन उसके एग्जामिनर के पूछने का तरीका अलग था। आपने ऊपर ऊपर पढ़ा था, इसलिए एग्जामिनर ऊपर ऊपर ना जाके उसकी डेप्थ में जाके उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस किया और सोचा कि आपको कहाँ कंफ्यूज करना है ताकि आप बिट कर सके। बच्चे जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ फिर हमें सेलेक्टिव पॉइंट्स को ज़रूरत पड़ती है और टू द फैक्ट्स टू द लाइन की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, एक सटीक रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही हमें दिन रात बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करना पड़ता है, तब जाके हमको मिलती है क्या, वो सिलेक्शन के लिस्ट में मेरा और आपका नाम ऐसा मिलता है। अगर हम मेहनत करेंगे अच्छे से, कोई भी हो, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके फोकस्ड होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमारी जाके नाम में लिस्ट में होगी। अन्यथा आज के डेट में अगर कोई नॉर्मली कोई तैयारी कर रहा है, कोई एवरेज रूप से तैयारी कर रहा है, तो उनकी नाम लिस्ट में नहीं आएगी। हार्डवर्क तो वो कर रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ फोकस्ड और सेलेक्टिव और एकदम कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा। तो चलिए आइए बच्चे चलते हैं। क्या है, मेरा नाम हरिशंकर है। आप सभी के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग है हम लोगों के कि आप सभी एक अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करने के साथ साथ आप सभी के सारे कंटेंट कवर हो जाएं, ये चीज़। तो चलिए, हाल ही में एक चर्चा था सारनाथ की। तो बच्चे सारनाथ आप सभी जानते हैं बनारस लोकेशन में है, वाराणसी के में जो सारनाथ है ये बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। आप सभी ये देखे हैं, ये एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कहीं ना कहीं कल्चरल प्लेसेस है। ठीक है, तो अभी हाल ही में चर्चा ये इस कारण रहा कि चूँकि ये हेरिटेज प्लेस है तो यूनेस्को ने इसे इंडियाज 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अर्थात 45 जो क्रम में है अगर वर्ल्ड के, तो ये 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब बन गया है। ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात आई है कि हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है, तो यूनेस्को। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म और स्थापना आप देख लीजिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है ना, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये हमेशा इस चीज़ को फोकस करती है। तो इसमें कल्चरल के एक्टिविटी को इन्होंने शामिल किया। तो भारत का ये
45वां है, ठीक है। कहाँ का? वर्ल्ड का नहीं है, भारत में अर्थात इंडिया में 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे घोषित किया गया है, ये देखना है। अब बात आई कि ये इसका जो लोकेशन, इट्स लोकेटेड इन द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। एंड ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये देखना है। लॉर्ड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमोन, ठीक है, ये उपदेश यहाँ पे सरमोन जो है फर्स्ट उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यहीं पे इन्होंने पहली बार बुद्ध भगवान ने अपने उपदेश दिया था, जिसके कारण ये वर्ल्ड हेरिटेज का एक 45 इंडिया का सीरियल नंबर पे बना है। अब बात ये करते हैं कि सारनाथ इज द वन ऑफ द 4 मेजर पिलग्रिम साइट ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। सारनाथ क्या है? 4 कह रहा कि 4 मेजर, 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में ये एक है, ठीक है, ये बात हुई है। इसके बाद करें कि इससे रिलेटेड एक और आता धमेक स्तूप, ठीक है। धमेक स्तूप पता है कि क्या है? एक माउंटमेंट ये है, स्मारक है सारनाथ का, ये देखिए, ठीक है, मॉन्यूमेंट है। अब ये धमेक स्तूप है, क्या है? धमेक स्तूप है रिलेटेड। तो अब इसके 4 फैक्ट तो आपका यहीं आ गया, 4 फैक्ट यहीं आ गया ना। अब आप देखिए कि यहाँ से 4 फैक्ट्स आ गए, तो अब चारों फैक्ट्स में रिलेटेड आपका ये हो गया, ठीक है। पहला तो सारनाथ का अभी हाल ही में 45 यूनेस्को का हेरिटेज घोषित किया। इसके बाद ये स्थित कहाँ है? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद ये गौतम बुद्ध ने यहीं फर्स्ट बार जो अपनी सरमन दिया था, इन्होंने दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ ये 4 मेजर पिलग्रिम्स साइट भी है, ये है। इसके बाद धमेक स्तूप सारनाथ का प्रमुख क्या है? प्रमुख स्मारक, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी से। अशोक स्तंभ यहीं स्थित है, अर्थात अशोक का पीला इज लोकेटेड हियर, यहीं स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ का जो लोकेशन था यही था, ठीक है। अब वो अलग बात है कि उसको कहाँ शिफ्टिंग की गई, लेकिन लोकेशन सही था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ से ही लिया गया, ठीक है। कहाँ? भारत का राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ जो है सारनाथ के ही अशोक स्तंभ से लिया गया है। और देखिए यही बौद्ध ने पहली बार उपदेश दी थी, शिक्षक दी थी, ठीक है, ये बात यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बाद कहा जाए कि इट वाज इंक्लूडेड द 48 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, है ना, कमिटी करके है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे कि यूनेस्को के जो 48वें सत्र में इसे डिक्लेयर किया गया है 45 इंडियाज़ के हेरिटेज प्लेस के रूप में, बौद्ध प्लेस के रूप में, ठीक है। अब ये है कि ये जो है ऋषिपत्तनम एक है, सारनाथ का प्राचीन नाम जो है, ध्यान रखिएगा, ऋषिपत्तनम नाम है। इसके साथ यूनेस्को की स्थापना जब हम बात करते हैं बच्चे, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इससे रिलेटेड आपके सारे के सारे फैक्ट्स हम यहाँ कवर कर दिए। तो करंट अफेयर्स के इसी तरह से एनालिसिस आपका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आप आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में चर्चा था, है ना, हाल ही में चर्चा था कि झांडू कुमार हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, झांडू कुमार जो हैं कॉमनवेल्थ गेम में, तो बात करते हैं कि ये पैरा ओलंपिक से संबंधित, ध्यान रखिए, पैरा ओलंपिक, ठीक है, अरे सॉरी, पैरा पावर लिफ्टिंग से है, पैरा पावर लिफ्टिंग से है, ठीक है, ध्यान रखिए, पैरा पावर लिफ्टिंग से ये भारत का पहला पदक इन्होंने जीता है, भारत का पहला पदक जीता है। अब बात करें राष्ट्रमंडल खेल की, तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था बच्चे? ग्लासगो में हुआ था। कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करें कि ये भारत का इस क्षेत्र में पहला पदक है ना, इंडिया दिस वाज द फर्स्ट मेडल, है ना, किसमें? पैरा पावर लिफ्टिंग में। और किसने किया? झांडू, ठीक है, झांडू कुमार ने, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा। तो पैरा पावर लिफ्टिंग पैरा स्पोर्ट्स की कंपटीशन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन प्रत्येक, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है प्रत्येक 4 ईयर में होता है, 4 ईयर में ऑर्गेनाइज, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन आयोजन करती है, इसके आयोजक कौन है? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन इसका आयोजन करती है, प्रत्येक 4 साल बाद इसकी बात करती है। और ये इसमें भाग कौन लेता है? जो
राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेता है, अर्थात भारत इसमें नियमित रूप से भाग लिया है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए भारत के प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और आपको पता है कि भारत ने खेलो इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट किया ताकि रीजनल से लेके जितने भी स्टेट के बच्चे हैं वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने खेल मंत्री एक एक्टिव युवा हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। बाकी ये पैरा ओलंपिक से जो खिलाड़ी हैं उनकी सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। अब बात करें कि भारत ने वेट लिफ्टिंग और पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ये भी बात अच्छी है। और पैरा खिलाड़ियों के लिए है ना खेलो इंडिया और टीओपी जैसी योजनाएं सहायक साबित होगी, क्योंकि अभी खेलो इंडिया जो मूवमेंट हुआ, जल्दी से कमेंट करिए कि कब शुरू किया गया था। भारत के राज्यों में अलग अलग जो स्टेट के लोग हैं उनको तैयार किया गया था मेडल लाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन के रूप में खेलोगे तभी खेलोगे मिशन लागू किया था। उस मिशन के तहत जो खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी योजनाएं हैं सहायक है, जो स्पोर्ट्स के लिए योजनाएं हैं, ठीक है। अब इसको कौन कराता है? खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय इन खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है इन माध्यम से, खेलो इंडिया और टॉप्स में। तो इस प्रकार से आपने देखा पैरा ओलंपिक में भी हमारे जो भारत के बच्चे हैं, भारत के जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनाहत सिंह, विश्व की अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन रही पियानो की, ठीक है, ये देखना है, ठीक है। अब बात ये है कि अनाहत सिंह जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने के लिए पहली भारतीय बनी है, ठीक है, पहली भारतीय बनी है, ठीक है। वह भारत की युवा स्क्वैश स्टार है, ठीक है, ठीक है, युवा स्क्वैश स्टार हैं। अब बात आई है कि यंग स्क्वैश स्टार, ठीक है, ये सबसे युवा हैं। इनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, अनाहत सिंह की ये है, और इन्होंने जो जीता है इसके। अब बात करें कि इसकी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ओंटारियो कहाँ है? कनाडा में। कनाडा पता है अमेरिका के ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, उत्तरी अमेरिका के रूप में ऊपर वाले पोर्शन पे है, अमेरिका के ऊपर, ठीक है, वाले भौगोलिक स्थिति में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्क्वैश जो है, स्क्वैश ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक में शामिल किया गया है, ठीक है। 2000 ये थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये फॉल्स है, इसको देखते हैं कब शामिल हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। 2000 शायद चेक करेंगे कि स्क्वैश को कब शामिल किया गया, शायद 2022 है कि ऐसा कुछ है, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन हम लोग जल्दी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि ये करंट्स की तो हम लोग देख लेते हैं कि स्क्वैश कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक जो इन्फॉर्मेशन फॉल्स हो रहा था उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ बच्चे नहीं आती है समझ में वहाँ पे जान लेना, बुराई नहीं है, उसको समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। स्क्वैश के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो चलिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो स्क्वैश के जो खिलाड़ी हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर दें। तो स्क्वैश के खिलाड़ी आपके पता है कि महिला में अगर बात करें तो बीरा अनाहत सिंह के साथ साथ और भी हैं, अभय सिंह भी हैं, पुरुष में अभय सिंह हैं,
सौरभ घोषाल भी हैं, ये भी अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। और हाँ, 2028 लॉस एंजलिस में इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2028 में एशिया में स्क्वैश 1998 में एशिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रवेश 2028 में, ओलंपिक में 2028 में प्रवेश किया था। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे है 2028 है, ठीक है, ठीक है, 2028 में शामिल किया गया था, ठीक है, ओलंपिक में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ओलंपिक के साथ साथ ये और कहाँ, तो एशिया में 98 में और कॉमनवेल्थ में 28 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब बात यह है कि इन्फॉर्मेशंस की कुछ ना कुछ है इसमें, देखते हैं बच्चे। चलिए इसको ड्रा कर देते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हम कल आपको देंगे क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सौरभ घोषाल का संबंध किससे है, तो ये सौरभ घोषाल की इमेज है, ठीक है। अब इसके बाद है कि ज्योत्सना चिपन्ना और दीपिका पल्लिकल भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन एक वैश्विक संस्था है ना, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन ये वैश्विक संस्था है। अनाहत ने कई अंतर्राष्ट्रीय जूनियर खिताब भी जीते हैं और भारत में तेज़ी से ये स्क्वैश का जो कंपटीशन है, भारत में तेज़ी से उभरता हुआ एक स्पोर्ट्स कंपटीशंस का एक गेम है। अब इसमें ये क्या है कि एक इंडोर खेल है, इंडोर रैकेट्स खेल है ना, स्क्वैश इंडोर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करंट्स आपका हो गया, ठीक है। चलिए, वोल्कर तुर्क का कार्यकाल जो है इससे रिलेटेड है, यूएन हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अभी चर्चा में था, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो इससे एग्जाम में बात है कि ओलकर है ना, ओलकर जो तुर्क थे, इनका कार्यकाल 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के रूप में ह्यूमन राइट्स के रूप में वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। ये बात है करें कि ये उच्चायुक्त थे ह्यूमन राइट्स में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए ये उच्चायुक्त के लिए ये एक प्रकार से उच्चायुक्त का वर्क करते थे, ये टास्क थे इनका। बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय तो जो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। पता है स्विट्जरलैंड यूरोपीय कंट्रीज़ में एक कंट्री है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना है। कब स्थापना हुई ह्यूमन राइट्स की, है ना, यूएन हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी है तो जानना है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी जान लेते हैं इसी से। तो 24 अक्टूबर 1945 को ही, और 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान है ना, दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है। तो इससे इन्फॉर्मेशन आपके ये हो जाए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसकी बात करें कि यूएन का मुख्यालय कहाँ है, यूएन का मुख्यालय है ना, द यूएन इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, पता है ना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स जब कब किया गया था, 1948 में, है ना, सार्वभौमिक घोषणा पत्र किया गया था। मानवाधिकारों को रक्षा करने के लिए एक सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल होना चाहिए डिक्लेरेशन, उसकी 1948 में घोषणा की गई थी, ठीक है। बात करें कि यूनाइटेड नेशन हाई ये जो उसका वो था, क्या था, जो मानवाधिकार का उसका वो था, मानवाधिकार का एक प्रकार से किधर गया, हाँ, मानवाधिकार जो परिषद थी, है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, UNHRC का क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ह्यूमन राइट एंड काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चे ये भी जिनेवा में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वैश्विक करता क्या है, वर्ग क्या है, ये ग्लोबल स्तर पर मानव के अधिकार की संरक्षण करता है, ग्लोबल स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण करते, ठीक है। अब बात करें कि ये जो वोल्कर टर्क हैं, ये इनके बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रिया के नागरिक हैं, है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और ये वोल्कर तुर्क जो है, इन्हें उच्चायुक्त बनाया गया ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, ठीक है, संयुक्त रूप से ग्लोबल स्तर की, ठीक है। तो इससे इन्फॉर्मेशन हमारी ये हुई। अब हम बात करें कि देखिए, ये वहाँ का ह्यूमन राइट लोकेशन का एक ऑफिस का कार्यालय है, जो कंफर्टली चीज़ों को एनालिज करने के लिए यूनाइटेड नेशन का, है ना, ये बनाया गया, यूनाइटेड नेशन, है ना, ह्यूमन राइट और काउंसिल का ये ऑफिस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। आप सभी के लिए सभी चर्चा में था कि अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पर घटनाएं आप लोगों ने देखा था, काफ़ी युवाओं ने एक प्रकार से नेतृत्व जो कर रहा था वो काकरोच जनता पार्टी की बात कहाँ से आ गई। भारतीय जनता पार्टी के समानांतर एक अलग से युवाओं के माध्यम से, जिसका नाम था अभिजीत दिवके, इसने एक संगठन बनाई थी, एक पार्टी का नाम दे दिया था। इसके बुनियाद कहाँ थी, जहाँ सूर्यकांत जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने दे दिया था काकरोच को परजीवी के रूप में। तो युवाओं में काफ़ी आक्रोश हो गया था, तो उसी की वजह से तो अमूमन वहाँ पे जो भूख हड़ताल सोनम वांगचुक ने स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी देखते ही देखते काफ़ी संख्या में भीड़ हो गई थी। और युवाओं की मांग थी कि जो पेपर में नीट पेपर होता है उनको डिक्लेयर किया जाए, जो वो लीक हो जाते हैं उन्हें एक अच्छे से किया जाए। तो अक्सर देखा जाए तो पिछले अगर 1 साल में देखें तो काफ़ी पेपर लीक्स हुए, जिसमें मिली भगत से सरकारी के जो भी कर्मचारी होंगे, बिना इनके मिली भगत के कुछ होता नहीं है। तो मिली भगत से कुछ न कुछ हुआ, जिसकी वजह से कोचिंग और संस्थान और ये मिली भगत की वजह से हुआ है। तो इसमें युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो सरासर गलत है। मैं इसके पक्ष में हूँ नहीं हूँ। अब तो इतना ध्यान रखना है कि हमें युवाओं ने एक अच्छा लोकतंत्र पे सरकार को, बाकी लोगों को सबक सिखलाया कि हमें अपनी मांग को मांगने का अनशन एक अहिंसक हथियार है, जिसने जंतर मंतर पे इन लोगों ने किया आंदोलन। और फाइनली इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, और सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और नए शिक्षा मंत्री का भी आगमन हो गया। तो इससे एक घटना थी, तो इसमें देखिए। तो अब बात करें कि धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ देख रहे हैं, इनका ये इमेज है। अब ये बात करते हैं तो ये उड़ीसा से हैं। कहाँ से हैं? ये उड़ीसा से हैं, और ये राज्यसभा के सांसद हैं। कहाँ के हैं? राज्यसभा के सांसद हैं। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में पता है कि सांसद जो होता है कैसे चुनाव होता है ना, मनोनीत भी किए जाते हैं। तो आप जल्दी से इसको अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पर भी कार्य कर चुके हैं ना, पेट्रोलियम एवं गैस कार्यवर्ती पर। तो हमें एक चिंता का विषय ये है कि शिक्षा मंत्री भारत का कैसा होना चाहिए। सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री किस टाइप का होना चाहिए, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शिक्षा मंत्री किसी को भी बना देना चाहिए, आप सभी कमेंट में करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहे। तो शिक्षा मंत्रालय के पूर्व नाम आप सभी को पता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। जो अभी में जो शिक्षा मंत्रालय है उसका पहले नाम, जो पूर्व नाम था, क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। आप सभी को अवगत है। तो आप जल्दी से ये देखिए कि कब ये किया गया था, जल्दी से ये कमेंट करिए कि शिक्षा मंत्रालय कब कर दिया गया मानव संसाधन मंत्रालय से, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रीय शिक्षा, आप सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 में लागू हुआ था। इससे इन्फॉर्मेशन है, कवराइट हो गया आपका। अब बात करें कि शिक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे है? नई दिल्ली है। आप सभी को ये पता है, ठीक है। चलिए, अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यूजीसी, नेट, एआईसीटी, एनसीईआरटी, एनटीए जैसी संस्थाएं काम करती हैं। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड काम है वो सारे के सारे इन संस्थाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये इसमें ये जो शिक्षा को है, पहले शिक्षा को देखिए, शिक्षा जो है आज के डेट में समवर्ती सूची का विषय है। ये भी आपके स्टैटिक्स पोर्शन में पूछा जा सकता है। और समवर्ती सूची उसी को कहते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में शामिल हो, ठीक है। और शिक्षा ऐसा है कि केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो ये केंद्र और राज्य में जो भी होता है तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब राइट टू एजुकेशन एक पहल की गई थी, राइट टू एजुकेशन। ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा अधिकार का अधिकार किस वर्ष हुआ था, तो अधिनियम बना था। तो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 में पारित किया गया था, ठीक है। ये है इन्फॉर्मेशन। अब बात करें कि सभी को शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी है ना, 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत। इसकी बात आप इन्फॉर्मेशन है। अब शिक्षा मंत्रालय जो है उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जो भी अपडेट हैं, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इतना पर्याप्त है, ठीक है। इतना जानना ही जानना है आपको। The 27th anniversary of the Kargil Vijay Divas was celebrated across India in July 26। कह रहा 26 जुलाई को
विजय दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 26 जुलाई के दिन जो कारगिल में वार हुआ था 1999 में, उससे रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे सेना के जवान हैं, हिंद के जवान हैं, और ये हिंद के जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाकर 1999 में क्या किया था, 26 जुलाई अर्थात जो परसों था 26 जुलाई के ही दिन क्या इन्होंने विजय दिवस मनाया। तो इससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन, तो पहली इन्फॉर्मेशन होती है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध का जो है वर्ष 1999 में हुआ था, ठीक है। और ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो आपके होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था, ठीक है। क्योंकि कुछ घुसपैठी पाकिस्तान से छद्म वार करने के लिए, छद्म युद्ध पाकिस्तान लगा ही रहता है छद्म युद्ध में करने के लिए। ये वो डायरेक्टली वॉर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इसको धोखे से वार कह सकते हैं, या छद्म युद्ध कहें, या इस चीज़ बोलते हैं, ठीक है, या प्रोक्सी वार बोलते हैं इसको, ये चीज़। तो पाकिस्तान और भारत के मध्य में हुआ था, जिसमें भारत ने विजय हासिल किया था, ठीक है। अब इसमें भारतीय सेना ने क्या ऑपरेशन लॉन्च किया था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मनों को धूल चटाया था। और ये कुल कितने दिन युद्ध चला था बच्चे, तो 60 दिन युद्ध चला। अब बात है कि थल सेना ने ऑपरेशन विजय, तो एयर जो वायुसेना है उसने क्या, तो वायुसेना ने सियाचिन को कवर करने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन सफ़ेद करके स्टार्ट किया था, ठीक है, सफ़ेद सागर ऑपरेशन करके, ठीक है। और थल सेना जो था INS जो है ना तलवार ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, ठीक है। विजय कब हुई थी, 26 जुलाई 1999 में, ये ध्यान रखना है। द इंडियाज़ डिक्लेयर्ड विक्ट्री ऑफ द जुलाई 26, ये ठीक है। युद्ध का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो कारगिल मुख्य क्षेत्र था, द्रास था, कारगिल का द्रास एरिया था। इसके साथ साथ जो वो था तोतोलिंग, जो तोतोलिंग था, इसके बाद बटालिंग था। ये 3-4 जो लोकेशन थे, इस लोकेशन पे मुठभेड़ हुई थी, जिसके कारण काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल तो वेद प्रकाश मलिक थे, उस वक्त ही वेद प्रकाश मलिक थे, उनकी इन्फॉर्मेशन है तत्कालीन में, ठीक है। टाइगर हिल जो था, आप तो कारगिल युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र था, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेशनल हाईवे 1 जो है वो कश्मीर से होते हुए उसी लोकेशन में जाता है। अगर उस नेशनल हाईवे 1 को अगर वहाँ से काट दिया जाता तो कश्मीर का और पूरे भारत से वो लोकेशन कट जाता, जम्मू कश्मीर का इससे। तो इसीलिए टाइगर हिल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन ये जरूरी थी कि वहाँ पे किया जाए कवर अप, ठीक है। तो इसी युद्ध में 4 परमवीर चक्र भी दिए थे जो योद्धाओं को। तो पहला इसी में कारगिल युद्ध में ही कैप्टन विक्रम बत्रा का बात आती है, कैप्टन विक्रम बत्रा की बात आती है, कैप्टन मनोज पांडे की बात आती है। इसके साथ लास्ट नायक 1-2 लोग और हैं जिनकी चर्चा में है। आप जल्दी से 2 लोगों का नाम और सर्च करिए जो मैंने पिछले क्लासेस में चर्चा की है, ठीक है। तो अब बात है कि द्रास में स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल है। कारगिल वॉर मेमोरियल जो इसमें शहीद हुए थे, सेना के जवान जो इसमें शहीद हुए थे, वो शहीद जवानों का जो वहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है वो कारगिल के द्रास एरिया में है। जब आप वहाँ जाएंगे उस मेमोरियल में, तो एक लाइन से करीब शायद 600 के आसपास के जो सैनिक थे, कि 527 ऐसे कुछ आंकड़ा है, उसमें लोगों की लाइन से एक वार मेमोरियल के साथ उनकी वहाँ पे स्थल स्मारक बनाए गए हैं, छोटे करके उन पे सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद 26 जुलाई का तो इससे इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हम अपडेट कर लिए, तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि 26 जुलाई से रिलेटेड क्या है, तो विजय दिवस है क्या है, उसके साथ साथ रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सारी जानकारी हो गई। अब हाल ही में एक चर्चा ये था, ठीक है, कि भारत और जो जंजीबार था इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई थी। तो हुसैन अली जंजीबार के राष्ट्रपति हैं, हुसैन अली गनी जंजीबार के राष्ट्रपति हैं, जिसकी हाल ही में ये चर्चा था, ठीक है। ये अब बात आती है कि जंजीबार क्या है, तंजानिया का लोकेशन देखिए, चूँकि चर्चा में था तंजानिया, तो तंजानिया से रिलेटेड आपके मैप आपको देखना होगा, और तंजानिया के मैप के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि तंजानिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तंजानिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये देखना पड़ेगा। अब तंजानिया के पड़ोसी देश मैप में देखिए कि कहाँ कहाँ हैं, जल्दी से कन्वर्ट करिए। तो तंजानिया के पड़ोसी देश आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तंजानिया किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये पूछा जा सकता है। जल्दी से कमेंट करिए।
तो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन आप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो समझौता हुआ अभी नीचे बताएंगे, लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि तंजानिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जल्दी से चलिए ये कमेंट करके हमें बताइए। आप सभी को पता है कि जो जंजीबार है वहाँ के जो राजधानी है जंजीबार सिटी है। इसके साथ साथ आपको पता है कि तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा, ठीक है। इससे रिलेटेड छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हम ले आए हैं। और इसके साथ साथ इसकी मुद्रा क्या है, तंजानिया शिलिंग, ठीक है, शिलिंग मुद्रा TZS दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये दो द्वीपों पर जो जंजीबार है, दो द्वीपों पर दो द्वीप है, एक द्वीप है उंगुजा और एक द्वीप है पेम्बा। इन दोनों द्वीपों को मिलाकर ये जंजीबार है। जंजीबार जो लोकेशंस है ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसे हम स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मसालों की भी खेती होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइस आइलैंड, अर्थात ये मसालों के उत्पादन या मसालों के उगाने वाला द्वीप है, इसलिए इसको स्पाइस आइलैंड भी बोलते हैं। और यहीं पर तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो सर्वोच्च पर्वत है। आपको पता है माउंट, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि माउंट किलिमंजारो का संबंध किस देश से है, तो आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा तंजानिया, तो ट्रिक कर दीजिएगा। और तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका का देश है। अफ्रीका में भी क्या है, पूर्वी अफ्रीका का देश है, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका का देश है तंजानिया है। इसके बाद तंजानिया की सीमाएं जो हम चर्चा कर रहे थे, पहली तो केन्या है, ठीक है, दूसरा युगांडा है, तीसरा रवांडा है, चौथा बुरुंडी है, और इसके बाद कांगो गणराज्य है, ठीक है। इसके बाद जाम्बिया, मलावी, और इसके बाद मोजाम्बिक है। तो इस प्रकार से देखिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन सिंपल। तो आपको यही अप्रोच ये देखना है कि हाल ही में जो चर्चा रही किस लोकेशन पे क्या घटना हुई। जैसे मान लीजिए अभी इजराइल और ईरान में हुआ था, तो इजराइल में चूंकि लोकेशन तो नहीं पूछेगा बाउंड्री, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है इजराइल से बाउंड्री को टच करने वाले देश। तो यूपीएससी भी कोई ना कोई एक सीमा टच करने से क्वेश्चन जरूर बनाती है, लेकिन बनाने के साथ साथ यूपीएससी रेहो स्टेट विशेष में बनाने का प्रयास होता है। लेकिन अब बात यह थी कि एक ही चीज़ को बार बार नहीं रिपीट किया जाएगा, तो कहीं और लोकेशन अगर चर्चा में होता है तो तुरंत वहाँ से क्वेश्चन उठा दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तंजानिया की बात है, तो तंजानिया में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत ऑप्शन हो गए, है ना, क्रम से दे देगा 1 2 3 4 5 और चेंज कर देगा अफ्रीका के देश में, तो सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी में कोई एक सही होगा। तो मान लीजिए कि क्रम से दे देगा कि तंजानिया, युगांडा, रवांडा, ऐसे ये पूरा का पूरा दे देगा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपको जब तक से क्लियर नहीं रहेगा कि तंजानिया के कौन कौन देश है। अब हम मैप में बात करें तो देखिए, मैप की बात करें तो ये है तंजानिया, ठीक है, तंजानिया का ये राजधानी है डोडोमा, ठीक है। अब देखिए बात करें यहाँ से तो इसमें जाम्बिया दिख गया आपको पहला, ठीक है। इसके बाद इधर दिख रहा है, इसके बाद ये तो ओशन है, इसके बाद ये देखिए केन्या है, ठीक है ना, इसके बाद युगांडा है इधर। तो इस प्रकार से देखिए ये रावंडा है, ये बुरुंडी है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ये लोकेशन आपका दिख जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जंजीबार है, ठीक है, ये मसालों की खेती के लिए, लवंग भी विशेष तौर से ये जंजीबार वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ लौंगी की खेती ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपने ये पूरी की पूरी देखा। तो ये एक यात्रा, अगर कोई देश दूसरे देश की यात्रा करता है तो उससे रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन और ये इस टाइप से कलेक्ट करना चाहिए, ये हमें देखना है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अनुराग जैन CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो वो हैं अनुराग जैन को बनाया गया है। अब आपको पता है कि नीति आयोग क्या है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके है नीति आयोग। और ये नीति आयोग बच्चे क्या है कि योजना आयोग को स्थापित कर दी गई। पहले योजना, कांग्रेस के समय में योजना आयोग चलती थी जो पंचवर्षीय योजना होती थी, उसमें 5 साल में हम टारगेट करते थे कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी होगी, हमारा डेवलपमेंट इतना होगा, हमारा रोड मैप होगा। तो इस तरह से 5 साल में करते थे। लेकिन जो अभी सरकार आई है ये इन्होंने चेंज कर दिया है। तो अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अब बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश ऑन जनवरी 2015, ठीक है, 2015 में, ठीक है। इस योजना का किसका स्थान लिया, तो इट्स रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। क्या, प्लानिंग कमीशन का जो हमने बात बताई, इसे अनुराग जैन को CEO बनाया गया। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, ध्यान रखना।
अब बात करते हैं नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय, योजना आयोग का भी मुख्यालय नई दिल्ली था, नीति आयोग का भी, तो केंद्र वही था, बस हमने नाम इनका चेंज कर दिया और इनके वर्क टास्क था उसको थोड़ा सा अलग तरीके से फंक्शनल बना दिया था। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। पहले योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे और अब भी ये प्रधानमंत्री ही हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इससे इन्फॉर्मेशन ये हो गया। नीति आयोग एक सहकारी संघवाद पे कार्य करती है और एक सलाहकारी संस्था भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम करती है कि हम कैसे राज्यों के साथ साथ लेकर नेशन का डेवलप करें, नेशंस के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को हम बेहतर तरीके से अच्छे करें। इससे रिलेटेड नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था भी है, ठीक है। नीति आयोग कह रहे द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट। इसके सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इसमें सभी ये क्या है, काउंसिल के सदस्य हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट मेंबर के रूप में हैं। तभी ना हम कहेंगे यहाँ पे सहकारी संघवाद, क्योंकि संघवाद सहकारी रूप से संघवाद कब होगा, जब हम राज्य के साथ साथ केंद्र को भी करेंगे सभी। तो इस प्रकार से केंद्र के साथ साथ सभी राज्य भी हैं, तो ये सहकारी संघवाद को प्रमोट करता है। यहाँ देखिए इस प्रकार से नीति आयोग की ये इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसी में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया का इंडेक्स है, नीति आयोग के माध्यम से ही जारी की जाती है, नीति आयोग ही जारी करती है। SDG पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये ग्लोबल स्तर पे कहें तो UN का भी एक गोल है सस्टेनेबल करके, अर्थात भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक परंपरागत रूप से कहें तो सतत विकास की संकल्पना को विकसित की जा रही थी, जो पहले से परंपरागत रूप से चली आ रही थी, जिसे अभी डेवलपमेंट में इग्नोरेंस दिखता है, तो अब हमें उस पर फोकस करने की आवश्यकता हुई है। अब यह क्या है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का भी संचालन करती है, जो डिस्ट्रिक्ट्स पे प्रोग्राम होते हैं उसका भी संचालन करती है। और ये नीति आयोग जो है भारत सरकार का प्रमुख पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, अर्थात एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है भारत सरकार के लिए। कहाँ, क्या, कब, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही किसी प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक अच्छा प्रोग्रामिंग है कि किसी चीज़ को, कार्य को करने से पहले हमें अपने स्पेशलाइज टीम के माध्यम से उसकी पूरी रोड मैप बना ली जाती है। उस रोड मैप के माध्यम से हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें नफ़े और नुकसान के बारे में एक अच्छा सा आइडिया हो जाता है। ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन था एक हाल ही में केलाड़ी है ना, केलाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट अभी हाल ही में चर्चा था, तो इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए केलाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आपको देखने से ही पता चल जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी लाइफ किस प्रकार थी, और हमारे जो पूर्वज थे कैसे अपने लाइफ को मैनेज किए थे, और हम अपने लाइफ को कैसे लिविंग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ASI आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो हमेशा संरक्षण करती है। अब बात करते हैं हम पहले केलाड़ी की, तो क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। कहाँ है बच्चे, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु का ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। अब बात करें कि ये कहाँ पर है, ये वेगई नदी घाटी में स्थित है। कहाँ है, वेगई नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। यह स्थल किस जिले में, ये शिवगंगा जिले में स्थित है, ठीक है। इट इज दिस साइट इज़ द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि रिमेन्स ऑफ द संगम, ये जो संगम कालीन की जो वो थी हमारी सभ्यता से रिलेटेड है, ये हमें देखना था, ठीक है। संगम पीरियड का जो सिविलाइजेशन था उससे रिलेटेड हमारी था, ठीक है। खुदाई में जो ASI को मिला, ASI क्या है बच्चे, जल्दी से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। यही भारत के सभी जो वेबसाइट्स जो साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनकी देख रेख, परीक्षण और क्या क्या है उसके रख रखाव से संबंधित कार्य ये करते हैं, ठीक है। बाद में तमिलनाडु राज्य का पुरातत्विक विभाग, हर राज्यों में भी पुरातत्विक विभाग होते हैं, और उसके माध्यम से इसका खुदाई के कार्य जो किया गया दोनों लोगों के माध्यम से किया गया, जिससे ये पता चला कि ये एक हेरिटेज साइट है जो पूछा है। इसके बारे में अगर हम बात करें
अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो ये ईंटों के यहाँ जो भवन बने थे, ईंटों के भवन बने थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे और मन के प्राप्त हुए थे। अब ऐसे आपने हिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ा होगा इन्फॉर्मेशंस की, ईंटों की आकार, तालाब, गोदीवाड़ा, है ना, और इसके बाद सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी आपने पढ़ा है। भारत में भी अगर देखें तो लोथल है एक, इसके बाद मांडा है मेरठ के आसपास, इसके बाद देखें तो जम्मू कश्मीर में भी है। तो ऐसे इसके बाद पाकिस्तान का जो सिंधु सभ्यता है एक चौकोर स्थान बनाते हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट्स के माध्यम से खुदाई करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई। तो यहाँ जो अब ये चूँकि चर्चा में था, इसलिए एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर का ये पोर्शन बनता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि ये देखने से पता चलता है कि दक्षिण भारत का, है ना, ये देखने से पता है इट इज़ इम्पोर्टेंट एविडेंस फॉर द एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का लिए एक मजबूत एविडेंस बनता है कि नहीं, जो दक्षिण भारत में भी नगरीय सभ्यता उन्नत थी। जिस प्रकार से उत्तर भारत में की सभ्यताओं को उन्नत सभ्यता बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का, गलियाँ, नगर, इसके बाद जो पानी बहता था, इसके बाद कुएँ, इसके बाद बहुत विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट है तमिलनाडु का किलाड़ी, ये साउथ के लिए इम्पोर्टेंट, ये सारा के सारा इम्पोर्टेंट। और ये कहाँ है? बेगई नदी के, बेगई नदी का अब सबसे बड़ा है कि अब चूँकि नदी की भी चर्चा आती है, तो अब नदी के बारे में जान लीजिए कि बेगई नदी क्या है कि ये पाक जल मरुमध्य अर्थात पाक स्टेट जल डमरू मध्य का एक भाग है, वहाँ जाके गिरती है। इसके बारे में बात करें तो अब कहाँ से ये निकलती है, इसकी ओरिजिन कहाँ है, किसकी सहायक नदी है, बेगई मूल नदी है, तो आप इसके बारे में जानकारी करिए। ठीक है स्वयं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण एक स्थल था इसलिए, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपके सीन में यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये साइट से जो है ये किलारी साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि टीके अनिल कुमार की हाल ही में चर्चा थी, है ना, शिक्षा मंत्रालय जो है भारत सरकार में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के रूप में बनाया गया था। अर्थात टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेवी एयरफोर्स वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग से था तो हमें ये जानना चाहिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, ये कुछ कह पाना उचित नहीं है, लेकिन हमें अपने सभी तैयारी करके रखना है। तो ये जो टीके अनिल कुमार थे, इन्हें सचिव नियुक्त किया गया है का, ये सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी की। ठीक है, अब बात करें कि शिक्षा मंत्रालय के बारे में आप जानते हैं, नई दिल्ली है शिक्षा मंत्रालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन द्वारा किया जा रहा है इस मंत्रालय के माध्यम से। और बात करें कि स्कूली शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं इनका संचालन करती है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स थे। ठीक है, अब बात है समग्र शिक्षा अभियान, जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है वो भी इसी का भाग है। ठीक है, पीएम श्री जो है क्रिएटिंग द होलिस्टिक एंड ऑल राउंडर इंडिविजुअल इक्विपमेंट विथ 21st सेंटर ऑफ द स्किल, ये है ना पीएम श्री योजना, अर्थात प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, भारत के विकास के लिए पीएम श्री योजना। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी सीएम श्री योजना लागू कर दी है, अर्थात जो आधारित प्रधानमंत्री की योजना के आधार पर शिक्षा के विद्यालयों को बदलाव हो रहा। अब राज्य सरकार भी अपने यहाँ सीएम में, तो पहला राज्य अगर है तो हरियाणा है जो सीएम राज्य योजना के काम कर रही। ठीक है, पीएम श्री योजना भी इसी विभाग से संबंधित है। ठीक है, एनसीईआरटी इस विभाग के अधीन जो शैक्षिक संस्था है ये है। राइट टू एजुकेशन हम जानते हैं 2009 में राइट टू एजुकेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमने आपको दे दी। ठीक है, चलिए अब हाल ही में एक चर्चा में था क्वेश्चंस मीराबाई चानू से रिलेटेड, तो आप सभी देख रहे हैं मीराबाई चानू का किस खेल से संबंध है, भारोत्तोलक से संबंध है। अब बात करें, इन्होंने भारत का राष्ट्रमंडल खेल में, है ना, कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, इसमें पहला इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, मीराबाई चानू ऑन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अब बात करें कि इनका संबंध किससे है, तो वेट लिफ्टिंग, अर्थात वेट लिफ्टिंग को हिंदी में भारोत्तोलक बोलते हैं, और ये एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं मीराबाई चानू। ठीक है, अब बात करें कि मीराबाई चानू का किस राज्य से संबंध है, तो मीराबाई चानू का बच्चे मणिपुर राज्य से संबंध है, और ये मणिपुर राज्य हमारा
नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, अब जल्दी से आप कमेंट करिए कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आप सभी को पता है कि 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर की इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रख लीजिए। 7 सिस्टर, ठीक है, 7 बहनों वाले जो राज्य अर्थात छोटे छोटे हैं, है ना, भारत से पूर्वी उत्तर वाले राज्य हैं, तो इनका इन्फॉर्मेशन देख लेना, ठीक है, इनका देख लेना। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी, जो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें भी रजत पदक इन्होंने जीता था, ठीक है, उन्होंने भी रजत पदक इसमें जीता था, ठीक है। अब बात करें इन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अब जल्दी से क्वेश्चन यहीं भी आ गया कि पहले खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है, जिसे नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, उनका नाम रख के मेजर ध्यानचंद किया गया है। तो अब के रिलेटेड अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें पद्मश्री के साथ साथ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया है भारत सरकार ने, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में इन्होंने अद्भुत किया था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आपको पता है कि स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो में, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन से, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप दे रही हो। भारत ने किन किन में, देखिए ये मीराबाई चानू है, ये अपने जो वो भाला फेंक वाले में है उनसे रिलेटेड है, अर्थात नीरज है, ये गोल्ड चैंपियन है। इसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं हमारे आप देख ही रहे हैं। तो भारत ने भी खेल के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता दर्ज की है ग्लोबल स्तर पे। हालांकि मेडल कुछ कम आ रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हम मेडल अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने के लिए हमारे प्लेयर्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम वर्क इन प्रोग्रेस में है, अर्थात मेडल लाने के जो हमारी तैयारी है उसके लिए हम तत्पर हैं। चलिए, तो 2026 में ये हमने पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये 4 वर्ष के बाद आयोजन होता है कॉमनवेल्थ के, इसके बाद बता देते। तो ये अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारोत्तोलक में अर्थात वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू प्रथम खिलाड़ी हैं, पहले ही हैं जिन्होंने पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये एक पदक दिलाया है खेल में, इस खेल में, ठीक है। कई बार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुकी हैं, लेकिन इनका जो है भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत माना जाता है। जो भी नए खिलाड़ी हैं, महिला हैं, इन्हें एक कहीं ना कहीं एक आदर्शवादी चरित्र उन्होंने मीराबाई चानू ने प्रस्तुत किया था। इनकी अगर स्टोरी आप देखेंगे तो बहुत ही एक मोटिवेटेड है आपके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक बार यहाँ तक ये पॉइंट्स को देखा है, ठीक है।